जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि देश में एक नेशनल ट्रैफिक रूल है कि लाल बत्ती पार करने पर आपको 500 रुपए का जुर्माना देना है। जी बिल्कुल। एक सामान्य सा नियम है। राइट। लेकिन अब मान लीजिए कि ड्राइव करते हुए किसी दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और वहां भी लाल बत्ती पार करने पर कानून है, लेकिन जुर्माने की जगह वहां सीधा उम्र कैद की सजा का नियम बना दिया गया है। बाप रे, सिर्फ लाल बत्ती पार करने पर उम्र कैद? बिल्कुल। मतलब एक ही देश है, एक ही अपराध है, लेकिन सजा में जमीन आसमान का अंतर है। जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में प्रशासन, पुलिस और खुद कानून बनाने वालों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हो जाएगा, है ना? एकदम सही बात है, क्योंकि इस तरह का टकराव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता। जब जब सजा में इतना बड़ा फासला आ जाता है तो असल में ये एक कानूनी और संवैधानिक संकट बन जाता है। हाँ, मतलब एक तरह की रस्साकशी। एग्जैक्टली। इसे हम केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच की रस्साकशी कह सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर किसकी चलेगी, राज्य की या केंद्र की? और आज की इस गहन चर्चा में हम जिन रिपोर्ट्स और कानूनी दस्तावेजों को खंगालने वाले हैं, वो बिल्कुल ऐसी ही एक रस्साकशी की कहानी कहते हैं। अच्छा, तो आज का मुख्य विषय क्या है? देखिए, हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वो पंजाब विधानसभा द्वारा हाल ही में पास किए गए एक नए कानून के बारे में है। अगर मैं इसका पूरा नाम लूं तो ये जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल 2026 है। जी, ये तो बहुत ही ताज़ा और संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल, इसका सीधा ताल्लुक बेअदबी से है, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ के अपमान की घटनाएं होती हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि हम इस बिल के बेहद सख्त प्रावधानों को समझें और साथ ही उन कानूनी और संवैधानिक पेंचों का भी निष्पक्ष विश्लेषण करें जिनका सामना ये बिल आगे चलकर कर सकता है। राइट? एकदम सही कहा आपने। तो चलिए सबसे पहले इस नए कानून की गहराई में चलते हैं। मतलब टकराव को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या लिख दिया गया है। देखिए, पंजाब सरकार का जो तर्क है वो सीधी तौर पर राज्य की शांति और कानून व्यवस्था से जुड़ा है। अगर हम हाल के कुछ सालों की घटनाओं पर नजर डालें तो राज्य सरकार का मानना है कि बेअदबी की घटनाएं कोई छिटपुट या अनजाने में हुई गलतियां नहीं हैं। अच्छा, तो वो इसे कैसे देख रहे हैं? उनके नजरिए से ये एक बहुत गहरी और जानबूझकर रची गई साजिशें हैं और इनका इकलौता मकसद पंजाब की शांति और वहां के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है। राइट। हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि सरकार इसे सिर्फ धार्मिक अपमान के चश्मे से नहीं देख रही है, वो इसे स्टेट की सिक्योरिटी पर एक बड़े हमले की तरह ले रही है। बिल्कुल, इसीलिए उनका तर्क है कि जो मौजूदा केंद्रीय कानून है उनकी सजा इतनी कम है कि अपराधियों के मन में कोई खौफ ही नहीं है। उन्हें बेसिकली एक ऐसा हथियार चाहिए जो सीधा खौफ पैदा करे। और शायद इसीलिए नया बिल लाया गया है। तो सजा को कितना बढ़ाया गया इसमें? अगर हम सज़ा के आंकड़ों को देखें तो ये खौफ पैदा करने वाली बात एकदम साफ हो जाती है। इस नए बिल में सामान्य बेअदबी के मामलों के लिए जो सज़ा तय की गई है वो 7 साल से लेकर 20 साल तक की जेल है। 20 साल? जी, और सिर्फ सामान्य मामलों में। जी हाँ, और इसके साथ 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी जोड़ा गया है। लेकिन कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा ये नहीं है। तो इससे भी ज्यादा गंभीर कुछ है? हाँ, असली पेच तब फंसता है जब इस बेअदबी के साथ साजिश या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल जुड़ जाता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि शांति भंग करने के लिए बाकायदा कोई साजिश रची गई थी, तो क्या होगा? तो सजा का दायरा सीधे 10 साल से शुरू होकर उम्र कैद तक पहुंच जाता है। उम्र कैद? और जुर्माना 25 लाख रुपए तक जा सकता है। बाप रे, 25 लाख रुपए जुर्माना और उम्र कैद। किसी भी सामान्य आपराधिक कानून के ढांचे में देखें तो ये सजा का सबसे चरम स्तर है ना? बिल्कुल। आमतौर पर हत्या या देशद्रोह जैसे मामलों में ही इस तरह की सजा देखने को मिलती है। यहीं पर मुझे कानूनी शब्दावली की वो दीवार नजर आ रही है जिसे फांदना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट में 3 भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल बार बार हुआ है। कौन से शब्द? लिखा है कि इस नए कानून के तहत ये सारे अपराध संज्ञेय होंगे, मतलब कॉग्निजेबल, गैर जमानती होंगे और गैर शमनीय यानी नॉन कंपाउंडेबल होंगे। जी, ये कानूनी भाषा में बहुत अहम शब्द है। वही तो। अब अगर कोई इंसान कानून की किताब पढ़ के नहीं बैठा है तो उसके लिए इन शब्दों का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं इसे आम जिंदगी से जोड़कर देखूं तो क्या इसका मतलब ये है कि पुलिस ने किसी को पकड़ा, सीधा जेल में डाला और बस अब कोई समझौता या बेल का रास्ता ही नहीं बचा? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले संज्ञेय या कॉग्निजेबल को लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पुलिस की पावर।
कैसी पावर? आमतौर पर पुलिस को किसी के घर में घुसकर उसे गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट या मैजिस्ट्रेट से एक कागज चाहिए होता है। जिसे हम वारंट कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली लेकिन इस कानून के तहत पुलिस को किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करना है। शिकायत मिली, शक हुआ और पुलिस बिना वारंट के सीधा एक्शन ले सकती है। ओहो, मतलब पुलिस के पास बहुत ताकत आ गई। और गैर जमानती का मतलब, क्या इसका मतलब है कि जेल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए और जमानत कभी नहीं मिलेगी? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलत फहमी है। गैर जमानती का मतलब ये कतई नहीं है कि जमानत कभी मिल ही नहीं सकती। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका असली मतलब ये है कि जमानत पाना अब आपका अधिकार नहीं रहा। अगर अपराध जमानती होता तो थाने से ही बेल मिल जाती, लेकिन यहाँ आपको कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा और ये पूरी तरह से जज के विवेक पर निर्भर करेगा। अच्छा, मतलब जज तय करेंगे कि बाहर जाने दें या नहीं? बिल्कुल। और जब सजा उम्र कैद तक हो तो आप खुद सोचिए, जज भी आसानी से जमानत देने का जोखिम नहीं उठाते। समझ गया। अब आते हैं तीसरे शब्द पर, गैर शमनीय या नॉन कंपाउंडेबल। इसका क्या चक्कर है? इसे आप समझौते के दरवाजे बंद होना कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि दो पक्षों में विवाद हुआ, पुलिस केस हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने बैठकर आपस में समझौता करा दिया। हाँ, और केस वापस ले लिया जाता है। सही बात। लेकिन गैर शमनीय का मतलब है कि एक बार एफआईआर दर्ज हो गई तो राज्य खुद उस केस को अपने हाथ में ले लेता है। अब शिकायतकर्ता चाहकर भी ये नहीं कह सकता कि मुझे माफ करना है, चलो केस खत्म कर दो। कानूनी प्रक्रिया हर हाल में पूरी होगी। वाह, ये तो बहुत ही सख्त है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है जो मुझे स्रोत सामग्री में दिखी। क्या बात है? इस बिल में साफ लिखा है कि इन मामलों की जांच कोई जूनियर पुलिस वाला नहीं कर सकता। मतलब कोई हवलदार या सब इंस्पेक्टर नहीं। जांच के लिए कम से कम डीएसपी रैंक का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी होना अनिवार्य है। जी, ये शर्त अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि राज्य प्रशासन इस मामले को लेकर कितना गंभीर और दबाव में है। मतलब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एकदम सही। जब मामला इतना संवेदनशील हो और सजा इतनी बड़ी हो, तो बचाव पक्ष का वकील किसी भी छोटी सी प्रक्रियात्मक गलती का फायदा उठाकर आरोपी को छुड़ा सकता है। डीएसपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपने का मतलब है कि कोई भी तकनीकी खामी ना छूटे। तो अब तक की तस्वीर यह है कि सजा बहुत खौफनाक है और पुलिस के पास बेतहाशा ताकत है। लेकिन जब सजा इतनी बड़ी हो तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अपराध क्या है? हाँ, अपराध की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। वही ना, इस बेअदबी के दायरे में क्या क्या शामिल किया गया है? क्योंकि अगर कानून की परिभाषा साफ नहीं होगी तो इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। देखिए, ये इस पूरे बिल का शायद सबसे नाजुक हिस्सा है। बिल के अंदर बेअदबी की जो परिभाषा दी गई है, उसमें सबसे अहम शब्द है जानबूझकर। जानबूझकर मतलब डेलिबरेटली। बिल्कुल। अंग्रेजी के ड्राफ्ट में इसे विलफुल एंड डिलिबरेट एक्ट कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी से अनजाने में, गलती से या किसी दुर्घटना के कारण कोई नुकसान हो जाता है तो वो इस कानून के दायरे में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मतलब इंटेंशन साबित करना होगा। जी हाँ, अभियोजन पक्ष को ये साबित करना होगा कि काम पूरे इरादे और पवित्र ग्रंथ का अपमान करने की मंशा के साथ किया गया था। और ये कृत्य क्या क्या हो सकते हैं? इन्हें मुख्य रूप से दो श्रेणियों में रखा गया है। पहला है कोई भी सीधा शारीरिक कृत्य, जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाना, उसे फाड़ना, विरूपित करना यानी उस पे कुछ लिख देना या खराब करना, और यहाँ तक कि चोरी करना भी इसमें शामिल है। हाँ, ये तो सीधे फिजिकल एक्ट्स हो गए। लेकिन मैंने पढ़ा कि इसमें सिर्फ शारीरिक कृत्य ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति भी शामिल है। इसका क्या दायरा है? दूसरा हिस्सा काफी व्यापक है। इसमें कोई भी लिखित या मौखिक शब्द, कोई भी इशारा, कोई पोस्टर या दृश्य प्रतिनिधित्व, और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतलब सोशल मीडिया वगैरह? बिल्कुल, जिनका उद्देश्य सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करना हो, वो सब इसमें कवर होंगे। यहीं से बात एक बहुत ही अनूठे और हैरान करने वाले मोड़ पर पहुंचती है। हमारे सोर्सेज में एक कस्टोडियन क्लॉज का जिक्र है। जी, कस्टोडियन क्लॉज। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये इस कानून का सबसे विवादित हिस्सा साबित हो सकता है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस क्लॉज का मतलब है कि जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे गुरुद्वारों के ग्रंथी या वहां की प्रबंधन कमेटियां,
हाँ, जो वहाँ के संरक्षक हैं। राइट। अगर पवित्र ग्रंथ को कोई नुकसान पहुंचता है तो कानूनी तौर पर उन्हें भी, मतलब उन कस्टोडियंस को भी जवाबदेह माना जाएगा। ये इस बिल का सबसे अलग और नया प्रयोग है, क्योंकि आमतौर पर आपराधिक न्याय प्रणाली इस सिद्धांत पर काम करती है कि जो अपराध करेगा वही सजा भुगतेगा। एग्जैक्टली। मेरी एक एनालॉजी सुनिए इस पर। जी बताइए। ये सुरक्षा तोड़कर अंदर घुसता है और उस पेंटिंग पर तेजाब फेंक देता है। ठीक है। अब पुलिस जांच करने आती है। पुलिस उस बाहरी आदमी को तो ढूंढ ही रही है, लेकिन साथ ही वो सीधे उस म्यूजियम से क्यूरेटर को गिरफ्तार कर लेती है या उस पर क्रिमिनल केस ठोक देती है कि तुम्हारी निगरानी में ये पेंटिंग खराब कैसे हुई। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या ये कस्टोडियन क्लॉज बिल्कुल उस क्यूरेटर वाली स्थिति जैसा नहीं लग रहा? देखिए, ये एनालॉजी स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से सामने लाती है। ये क्लॉज धार्मिक प्रशासकों के ऊपर दीवानी यानी सिविल और आपराधिक मतलब क्रिमिनल दोनों तरह की देनदारी की एक बहुत मोटी परत चढ़ा देता है। मतलब उन्हें भी क्रिमिनल केस का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल। अगर किसी गुरुद्वारे में बेअदबी होती है तो पुलिस सिर्फ उस शख्स को नहीं पकड़ेगी जिसने कृत्य किया, बल्कि जो व्यक्ति वहां का कस्टोडियन या रक्षक था उसे भी जांच के घेरे में लिया जाएगा कि क्या उसकी तरफ से सुरक्षा में कोई लापरवाही हुई थी। लेकिन एक ग्रंथी या प्रशासक पर इतनी बड़ी तलवार लटकाने के पीछे राज्य का क्या तर्क हो सकता है? मतलब क्या ये उन लोगों के लिए अनुचित नहीं है जो खुद उस धार्मिक स्थल की सेवा कर रहे हैं? राज्य का नजरिया यहाँ 100% जवाबदेही तय करने का लगता है। उनका मानना होगा कि पवित्र ग्रंथ का संरक्षण कोई आम काम नहीं है, ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो वो एक मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, इस क्लॉज के जरिए सरकार शायद ये संदेश देना चाहती है कि हर संस्था अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल अभेद्य बना ले। मतलब सीसीटीवी कैमरे, पहरेदारी, हर चीज एकदम फुल प्रूफ होनी चाहिए। लेकिन इसे जमीन पर लागू करना तो बहुत मुश्किल होगा ना? भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये तय करना कि क्या कस्टोडियन वास्तव में लापरवाह था या ये कोई ऐसी घटना थी जिसे रोका ही नहीं जा सकता था, ये एक बहुत लंबी कानूनी बहस का विषय बनेगा। समझ गया। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां पंजाब का ये नया कानून दिल्ली के दरवाजे पर जाकर टकराता है। कानूनी टकराव वाला हिस्सा। हाँ, मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक सुधार का नाम दिया है, लेकिन हमारे पास जो कानूनी विशेषज्ञों की राय है, खासकर पूर्व एडवोकेट जनरल APS देउल का जो विश्लेषण है, वो साफ कहता है कि इस बिल के सामने एक बहुत बड़ी संवैधानिक दीवार खड़ी है। और वो दीवार है देश का स्थापित आपराधिक ढांचा। वो कैसे? देखिए, अगर हम पूरे देश में लागू भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को देखें, जिसे हम पहले IPC की धारा 295A के नाम से जानते थे। राइट, 295A। तो उसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने या बेअदबी के लिए जो अधिकतम सजा तय की गई है वो सिर्फ 3 साल है। के मामलों में उम्र कैद की बात कर रहा है। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कानून कह रहा है कि सिर्फ थप्पड़ मारो और दूसरा कह रहा है कि फांसी पर लटका दो। मतलब सवाल ये है कि क्या हमारा संविधान किसी एक राज्य को अपने स्तर पर सजा में इतना बड़ा बदलाव करने की इजाजत देता है? इसका जवाब हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में, जो समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके अंदर छिपा है। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया दोनों ही समवर्ती सूची का हिस्सा है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो अगर दोनों बना सकते हैं तो फिर पंजाब को अपना कानून बनाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तब आती है जब दोनों के कानून आपस में टकराते हैं, और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत लागू होता है, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी या असंगति का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि जब राज्य का कोई कानून सीधे तौर पर केंद्र के बनाए कानून का विरोध करता है या उसकी मूल भावना से टकराता है, तो संविधान के मुताबिक हमेशा केंद्र का कानून ही मान्य होगा। ओहो, क्या इसका कोई अपवाद या एक्सेप्शन है? मतलब क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे राज्य का कानून लागू हो सके? हाँ, एक ही रास्ता है। अगर राज्य विधानसभा कोई ऐसा कानून पास करती है जो केंद्रीय कानून से टकरा रहा है, तो उस राज्य के राज्यपाल को वो बिल भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखना होता है। प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए। जी, अगर राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी मुहर लगा देते हैं तो वो कानून उस विशिष्ट राज्य में लागू हो सकता है, भले ही वो केंद्र के कानून से अलग क्यों ना हो। वाह, मतलब विधानसभा में मेज थपथपाकर बिल पास कर देना ही काफी नहीं है। असली परीक्षा तो राष्ट्रपति भवन में होनी है। और जब सजा 3 साल बनाम उम्र कैद की हो तो मुझे लगता है कि ये फाइल गृह मंत्रालय और कानूनी सलाहकारों के दफ्तरों में बहुत लंबे समय तक अटकी रह सकती हैं। बिल्कुल,
और इसके पीछे का इतिहास हमें बहुत कुछ बताता है। हमारे सोर्सेज में साफ तौर पर दर्ज है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पंजाब विधानसभा ने ऐसा बिल पास किया है। अच्छा, पहले भी हो चुका है ऐसा? जी हाँ, 2016 में जब पिछली सरकार थी तब भी एक ऐसा ही बिल लाया गया था जिसमें उम्र कैद का प्रावधान था। उसके बाद 2018 में जब दूसरी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने भी ऐसा ही एक बिल पास किया। और उनका क्या हुआ? दोनों ही बार केंद्र सरकार या कह लें राष्ट्रपति भवन से इन बिलों को हरी झंडी नहीं मिली। और इसके पीछे वजह क्या बताई गई? क्यों राष्ट्रपति ने इन बिलों को वापस कर दिया था? मुख्य कारण भारत का धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर ढांचा बताया गया था। केंद्र का तर्क था कि भारत के संविधान के तहत कानून की नजर में सभी धर्म समान हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में एकरूपता होनी चाहिए। मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। किसी एक विशिष्ट धर्म या ग्रंथ के लिए अलग से इतनी कठोर सजा का प्रावधान करना बाकी धर्मों के साथ असमानता पैदा कर सकता है। अगर एक राज्य में एक ग्रंथ के लिए उम्र कैद है तो कल को दूसरे राज्य किसी और ग्रंथ के लिए भी ऐसी ही मांग करेंगे। हाँ, इससे तो पूरे देश का एक समान कानूनी ढांचा चरमरा सकता है। बिल्कुल, यही केंद्र का तर्क था। ये बहुत ही तार्किक बात है, लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। अगर 2016 में ये बिल रिजेक्ट हो गया, 2018 में ये बिल रिजेक्ट हो गया, कारण भी सबको पता है कि धर्मनिरपेक्ष ढांचा बीच में आ रहा है, तो फिर 2026 में जब एक नई सरकार सत्ता में है तो वो फिर से बिल्कुल वही बिल क्यों लेकर आ रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब क्या ये उसी दीवार पे बार बार सिर मारने जैसा नहीं है? राज्य सरकारें ये जानते हुए भी कि कानूनी रूप से ये बिल शायद न टिक पाए, बार बार इस प्रक्रिया से क्यों गुजरती हैं? देखिए, ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक प्रेशर वॉल्व है। जब भी बेअदबी जैसी कोई घटना होती है तो जमीनी स्तर पर लोगों में जो गुस्सा और रोष होता है वो बहुत भयंकर होता है। हाँ, भावनाएं बहुत भड़की हुई होती हैं। बिल्कुल, लोग त्वरित और बेहद सख्त न्याय की मांग करते हैं। राज्य सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो इस जनता के गुस्से को अनदेखा नहीं कर सकती। मतलब ये एक तरह का मैसेजिंग या संदेश देने का तरीका है? एकदम सही। विधानसभा में ऐसा बिल पास करके सरकार असल में अपनी जनता को ये बता रही होती है कि देखिए, हमारी मंशा एकदम साफ है, हम इस अपराध के खिलाफ सबसे सख्त कदम उठा रहे हैं। ओहो, मतलब गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। जी, ये एक तरह से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देने वाली बात है। सरकारें ये दिखाती हैं कि हाँ, हमने तो उम्र कैद का बिल पास कर दिया, अब अगर ये राष्ट्रपति के पास जाकर अटकता है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो एक तरफ राज्य सरकार स्थानीय भावनाओं और शांति को बनाए रखने के भारी दबाव में है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार पूरे देश में एक समान कानूनी ढांचा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों ही अपने अपनी जगह पर जो कर रहे हैं उसके पीछे उनके अपने मजबूत कारण हैं। तो अगर हम इस पूरे मुद्दे को समेटें तो हमारे सामने दो बहुत ही शक्तिशाली ताकतों का टकराव है। एक तरफ राज्य की शांति, वहां के लोगों की गहरी धार्मिक भावनाएं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की सख्त जरूरत है। और ये जरूरत इतनी बड़ी है कि वो राज्य को 20 साल और उम्र कैद जैसे कड़े कानून बनाने पर मजबूर कर रही है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देश का वो संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचा है जिसका मूल सिद्धांत ये है कि पूरे देश में न्याय की प्रक्रिया और सजा का पैमाना कमोबेश एक जैसा होना चाहिए। सही बात है। पंजाब का ये नया संशोधन बिल असल में इन्हीं दोनों ताकतों के बीच खींची हुई एक रस्सी है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में इस बिल का क्या होता है। क्या ये राष्ट्रपति की मेज से पास होकर एक नई कानूनी मिसाल बनेगा या फिर 2016 और 18 के बिलों की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा? कानूनी मामलों के जानकारों के लिए तो ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी केस स्टडी बनने वाला है, ये तो तय है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। ऐसा क्या विचार है? हमने शुरू में बात की थी कि इस नए बिल में बेअदबी की परिभाषा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को भी जोड़ा गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया और बाकी डिजिटल चीजें कैसे काम करती हैं। हमारे फोन पर हर रोज सैकड़ों मैसेज, फोटो और वीडियो आते हैं। और इस डिजिटल स्पेस पर नियंत्रण रखना दुनिया की हर सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। राइट। अब जरा इस स्थिति के बारे में सोचिए। मान लीजिए किसी आम इंसान के फोन पर कोई मैसेज आता है,
उसने उसे बिना पूरा देखे या बिना समझे सिर्फ फॉरवर्ड बटन दबाकर आगे भेज दिया। जो कि बहुत आम बात है आजकल। बिल्कुल। अब बाद में पता चलता है कि उस वीडियो या मैसेज में कोई ऐसी सामग्री थी जो धार्मिक भावनाओं को भड़का सकती थी। तो इस नए कानून के तहत क्या उस इंसान को भी जानबूझकर की गई साजिश का हिस्सा मान लिया जाएगा? ये तो बहुत ही डरावना परिदृश्य है। वही तो। क्या सिर्फ एक फॉरवर्ड बटन दबाने की वजह से कोई 10 साल की जेल या उम्र कैद का सामना कर सकता है? आज के इस दौर में जहां आधी दुनिया बिना सोचे समझे जानकारी साझा कर रही है, वहां इन भारी भरकम धार्मिक कानूनों की सीमा रेखा डिजिटल दुनिया में आखिर कहां खींची जाएगी? ये वाकई एक बहुत ही गंभीर सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे जरा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ दूर किसी अदालत या कानून की किताब की बात नहीं है। ये रोजमर्रा के जीवन और हमारे आपके फोन से जुड़ा हुआ मसला है। तो इसी विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं रोकते हैं।